गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और मैं पिछले 3 क्लासेस ले चुका हूं और तीनों क्लासेस में भाषा और व्याकरण से संबंधित टॉपिक्स बताया हूं। और मैं आपको आगे ये बताना चाहता हूं कि हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय क्लास 1 से 3 तक से जितने भी संबंधित प्रश्न उठते हैं उनमें से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षाओं में संभवतः व्यक्त किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। वो भी कैसे? पहला प्रश्न है, भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है? भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाषा वह साधन है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को क्या करके व्यक्त करता है? लिख कर अथवा बोलकर व्यक्त करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। लिपि में, अब लिपि में भी अंतर बताना है, यानी भाषा और लिपि। और लिपि से रिलेटेड हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लिपि क्या होता है। लिपि भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। लिपि भाषा को, ध्यान से समझेंगे आप, जस्ट इसके नीचे ही लिख रहे हैं, लिपि भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। यहाँ पे शेड नहीं हो पा रहा है, बस इतना जान लीजिए। अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। सशक्त माध्यम है जिसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अथवा लिपि का अपना चिन्ह होता है। लिपि का अपना चिन्ह होता है। प्रत्येक लिपि का मतलब ये होता है कि उसका अपना, हर एक भाषा का अपना एक लिपि होता है। लिपि का मतलब उस भाषा का अपना एक पर्सनल क्या होता है? चिन्ह होता है। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी भाषा का चिन्ह क्या है? ऐसे हम क लिखते हैं, ऐसे ख लिखते हैं, ऐसे इस प्रकार से अ लिखते हैं। यानी ये एक प्रकार का क्या है? चिन्ह है। यह एक प्रकार का हिंदी भाषा का एक चिन्ह है। ये इस प्रकार से हम चिन्हित करते हैं और व्यक्त करते हैं कि हाँ, यह क है और यह क्या है? ख है और यह ग है। और मैं बता दूं कि इन्हीं अक्षरों से मिलकर शब्दों का भी निर्माण होता है। आगे मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है। यह आपका क्लियर हो पाया क्या? क्या आपका ये क्लियर हो पाया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लिपि और भाषा में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? पूरे विश्व में, सेकंड प्रश्न है, पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। पूरे विश्व में 2796 भाषाएं बोली जाती हैं। पिछले ही क्लास में बताया था मैं ये कि पूरे विश्व में 2796 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के क्रम में समझाइए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति को क्रम में, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के क्रम को समझाइए। प्रश्न ये रहा, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। सबसे पहले संस्कृत, इसकी उत्पत्ति जिस तरीके से हुई, सबसे पहले किस? संस्कृत। क्या? संस्कृत। संस्कृत के बाद क्या आता है? पाली। संस्कृत के बाद क्या आता है? पाली। पहला संस्कृत,
दूसरा पाली, तीसरा प्राकृति और चौथा आपका रहा पहला संस्कृत, पाली, प्राकृति, अपभ्रंश और लास्ट जो है हिंदी। इज दैट क्लियर? हिंदी भाषा की उत्पत्ति के क्रम को समझाइए और इस प्रकार से इसके उत्पत्ति का क्रम है: प्रथम स्थान पे संस्कृत, द्वितीय स्थान पे पाली, तृतीय स्थान पे प्राकृति और चतुर्थ स्थान पे अपभ्रंश और पंच स्थान पे क्या है? हिंदी है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? क्या आपका टॉपिक क्लियर हो पाया? नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को स्पष्ट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आप सोचिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को स्पष्ट कीजिए और इसका आंसर बहुत ही सामान्य और छोटा और एक ही शब्द में आंसर है, जिसको मैंने क्या कहा? एक ही शब्द, यानी कि उसको ही इसका आंसर कहते हैं, उत्तर कहते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहा जाता है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि आपने तो ये पढ़ा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है, लेकिन यहाँ पर आप प्रश्न में ध्यान देंगे अर्थ के आधार पर, यानी आप ये बताइए कि अगर आपने ये लिख दिया प, क्या लिख दिया? प, क्या प का कोई अर्थ है? क्या प का कोई अर्थ है? नहीं है। ठीक है, व लिख दिया। क्या लिख दिया? व लिख दिया। क्या व का केवल अर्थ है? क्या आप इस व का कोई स्पष्ट अर्थ निकाल सकते हैं? नहीं। और ये लिख दिया न। अब ये आप बताओ कि प, व और न, क्या इनका प का कोई अर्थ आप ज्ञात कर सकते हैं? क्या व का ज्ञात कर सकते हैं? नौ का ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक अक्षर है। क्या यह एक अक्षर है? यह एक प्रकार का अक्षर है जिसका कोई अर्थ नहीं है। यह निरार्थक शब्द है, निरार्थक अक्षर है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये तीनों अक्षर मिलकर एक शब्द का तो निर्माण कर रहा है, जो कि क्या शब्द है? पवन, पवन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पवन जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? पवन मीन्स होता है हवा, वायु। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? हवा, वायु, यानी कि यह पवन जो शब्द है इसे ही भाषा का सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और उस शब्द का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है आपके सामने इस प्रकार से व्यक्त कर दिया गया। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट आपका टॉपिक है हिंदी भाषा का मानक रूप, मानक समय किसे कहते हैं? सॉरी, हिंदी भाषा का मानक समय किसे कहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी भाषा का मानक समय 1100 ईस्वी को कहते हैं। हिंदी भाषा का मानक समय 1100 ईस्वी को कहा जाता है। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन आपसे यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा का समय काल कब से कब तक रहा, तो आप ये बताएंगे कि 1000 ईस्वी से अब तक, यानी वर्तमान समय तक। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? अगला आपका टॉपिक है, ध्यान से आप समझेंगे, आपको मैं बताना चाहता हूं ध्यान से। भारतीय भाषाओं की एकरूपता और विभिन्न भाषाओं का प्रभाव, और इस पे अन्य, यानी कि विभिन्न भाषाओं का, यानी कि अन्य भाषाओं का प्रभाव। भारतीय भाषाओं का एकरूपता आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, समझिएगा। भारतीय भाषाओं का
भारतीय भाषाओं का एकरूपता तथा अन्य भाषाओं का प्रभाव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारतीय भाषाओं का एकरूपता क्या है। भारतीय भाषाओं का एकरूपता क्या है? संस्कृत भाषा तथा संस्कृत भाषा तथा संस्कृत भाषा तथा समरूप संस्कृति संस्कृत भाषा तथा समरूप संस्कृति के कारण भारतीय भाषाओं में समरूपता पाई जाती है। यानी कि संस्कृत भाषा तथा समरूप संस्कृति के कारण भारतीय भाषाओं में क्या पाई जाती है? एक रूपता पाई जाती है। एक रूपता पाई जाती है। आप ध्यान से समझिएगा, भारतीय भाषाओं का एकरूपता तथा अन्य भाषाओं का प्रभाव। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा तथा समरूप संस्कृति के कारण हमारे भारतीय भाषाओं में एकरूपता पाई जाती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अन्य भाषाओं का प्रभाव कैसे और किस प्रकार से पड़ा, ये भी मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ तक मैं बताया आपको कि भारतीय भाषाओं में एकरूपता पाई जाती है और दक्षिण भारत की भाषाओं तथा उनके व्याकरण का भी इन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दक्षिण भाषा तथा समरूप संस्कृति के कारण भारतीय भाषाओं में एकरूपता पाई गई और दक्षिण भारत की भाषाओं तथा उनके व्याकरण का भी इन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें कि जब विदेशी आगमन हुआ हमारे भारत देश में, जब हमारे देश में विदेशी आए और विदेशी में कौन कौन भाई? विदेशी आगमन जब हुआ हमारे देश में तो अंग्रेज मुगल ये लोग जब भी डच आए हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में जो ये लोग आए तो ये अपने देश से जब हमारे देश में आए तो इनकी भी तो अपनी भाषा थी। इनकी भाषाओं का जो शब्द था, इनकी भाषाओं का जो भी शब्द था, जो भी नए नए शब्द थे, वो हमारे भारतीय भाषाओं में क्या हो गए? इंक्लूड हो गए, जुड़ गए। अंग्रेज मुगल ये लोग जो भी व्यक्ति थे, ये लोग क्या किए? हमारे देश में आए और हमारे देश में आते ही भाषाओं के अनेक शब्दों का भी भंडार लेते आए। यानी कि इनके भी आने से हमारे देश में नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ। नुकसान तो वैसे बहुत हुआ लेकिन फायदा भी हुआ, ठीक है। और इनसे ये फायदा हुआ कि हमारे देश में जब अंग्रेज मुगल फ्रांसीसी इत्यादि भाषाओं के अनेक शब्द भारतीय भाषाओं में क्या हो गए? समूहित हो गए। इत्यादि
भाषाओं के अनेक शब्द भारतीय भाषाओं में सामूहिक हो गए। इतना आप समझ पा रहे हैं? इतना आपका क्लियर हो गया कि अब भारतीय भाषाओं तथा एकरूपता तथा अन्य भाषाओं का प्रभाव हमारे देश में किस प्रकार से हुआ, ये आपका क्लियर हो गया। और आपका जो अगला टॉपिक है हिंदी भाषा की विकास और यात्रा, जो आपका अगला टॉपिक है हिंदी हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास और यात्रा। आगे हम इस बात को समझेंगे कि हिंदी भाषा का विकास हमारे देश में कैसे हुआ। हमारे देश में हिंदी भाषा का आगमन 2000 सन 2000 ईस्वी सन 1000 ईस्वी में हुआ था। हमारे हिंदी भाषा का आगमन देश में सन 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक है। यानी कि इनका जब विकास हुआ तो हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाने लगी। हमारे देश में तो हिंदी भाषाओं का आगमन हुआ और उसके अनुसार हमारे देश में और भी तरह तरह की बोलियां हिंदी भाषा में क्या हो गई, जुड़ गई। भाई जब हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे हुई, सौर श्रेणी से हुई। हमारी हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे हुई, सौर श्रेणी से हुई। ये भी हम नोट कर देते हैं। वैसे भी प्रीवियस क्लास में आपको ये बता चुका हूँ कि सौर श्रेणी यानी अपभ्रंश हमारे हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौर श्रेणी से हुई। किससे हुई, सौर श्रेणी अपभ्रंश अर्थात पश्चिमी हिंदी से मानी जाती है या पश्चिमी हिंदी से हुई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुई। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। और अपभ्रंश के अंतर्गत बहुत सारे अपभ्रंशों का नाम मैंने लिखवाया था, उसमें सौर श्रेणी भी है जो सबसे प्रसिद्ध अपभ्रंश है, सबसे क्या है, प्रसिद्ध अपभ्रंश है। और पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत निम्नलिखित रूप से जो प्रचलित भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से आप समझेंगे। पश्चिमी हिंदी, पहली बात मैं यहाँ पे एक हेडिंग देना चाहूँगा। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौर श्रेणी से हुई, मैंने व्यक्त कर दिया। और आगे हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित रूप प्रचलित है। हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित रूप प्रचलित है। हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित रूप प्रचलित
है। कौन कौन सा? पहली बात पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब आप ये सोच रहे होंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितने प्रकार की बोली बोली जाती है, वो भी ब्रज भाषा, कन्नौज, बुंदेल, खड़ी बोली, राजस्थानी, ये जितनी भी भाषाएं हैं सब किसके अंतर्गत बोली जाती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। नहीं, हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको मैं बताना चाहता हूँ, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, कन्नौज, बुंदेली, ब्रज भाषा, राजस्थानी, कन्नौज, बुंदेली, बुंदेली, खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, राजस्थान, कन्नौज, बुंदेली, खड़ी बोली और बांगुरी और बांगरू और बांगरू भाषाओं का प्रयोग किया जाता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, राजस्थानी, कन्नौज, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपका अगला बोलने जा रहा हूँ, आपका अगला जो भाषा है जो प्रचलित है, पूर्वी हिंदी। क्या है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, और बिहारी के अंतर्गत होते हैं जो भाषाएं बोली जाती हैं वो है मैथिली, मगही, मैथिली, मगही, वे भोजपुरी, और कौन सी है? और कौन सी है? मगही, भोजपुरी, का प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है। और आपका नेक्स्ट जो है पहाड़ी प्रदेश। पहाड़ी प्रदेशों में कौन कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है पहाड़ी प्रदेश। साइड होके लिख रहे हैं आप लोग, साथ साथ में नोट भी करते जाएंगे, इसलिए मैं इधर साइड से ही मैं नोट करता हूँ, इसलिए ताकि आप लोग अपना आसानी पूर्वक क्लास चलते वक्त ही आप लोग नोट कर पाए। स्क्रीनशॉट लेने का ना सोचें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो स्क्रीनशॉट में ही रह जाता है, वो फिर कॉपी पे, नोटबुक पे नोट नहीं हो पाता है, इसलिए आप साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। और पहाड़ी प्रदेश की जो बोलियां है कुमायूनी और गढ़वाली है। पहाड़ी प्रदेश की जो बोलियां है कौन कौन सी है? कुमायूनी, कुमायूनी, कुमायूनी और गढ़वाली, गढ़वाली, गढ़वाली है। हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित रूप प्रचलित है, वो भी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, राजस्थानी, कन्नौज, बुंदेली, खड़ी बोली और बांगरू है।
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, बिहारी के अंतर्गत आपका आता है मैथिली, भोजपुरी और एक मगही आता है। ठीक है, पहाड़ी प्रदेश के अंतर्गत यानी कि पहाड़ी प्रदेशों में मैक्सिमम जो बोली जाने वाली भाषा है वो कुमायूनी है और गढ़वाली है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो पाया क्या? यहाँ तक क्लियर हो पाया क्या? इसके आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि किन किन राज्यों में हिंदी भाषाओं का अधिकतर उपयोग किया जाता है। किन किन राज्यों में हिंदी भाषाओं का अधिकतर उपयोग किया जाता है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश पहला है, उत्तर प्रदेश। दूसरा है उत्तराखंड या उत्तराखंड। तीसरा है बिहार। चौथा है झारखंड। पांचवा है दिल्ली। छठा है राजस्थान। राजस्थान। सातवां है मध्य प्रदेश। आठवां है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गलत हो गया है। छत्तीसगढ़। 9 नंबर है पंजाबी। और 10 नंबर क्या है? 10 नंबर हिमाचल प्रदेश। ये ऐसे 10 राज्य हैं जिन राज्यों में मुख्य रूप से कौन सी भाषा उपयोग की जाती है? हिंदी भाषा। जिनके वजह से, जिनके कारण हमारे पूरे देश में जिनके कारण पूरे देश में इन राज्यों की वजह से हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा को किसका दर्जा दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसका? राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया भाई? कैसे दिया गया? आप ये सोच रहे होंगे। हिंदी भाषा का दर्जा मैं आपको बताना चाहता हूं। आर्टिकल 343 1 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा माना जाता है। राजभाषा का दर्जा देने का मतलब यह है कि जिस राज्य में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है उस भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दी जाती है, और जिन भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है, जो भाषाएं सबसे ज़्यादा पूरे देश में बोली जाती हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, और पूरे राज्य में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो पाया क्या? यहाँ तक हो पाया क्या?
नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें जो भी आएगा नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताएं आप, कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि इसमें कोई टॉपिक छूट गया हो, हाइड हो गया हो। लेकिन मेरे हिसाब से कोई हाइड नहीं होने वाला है। एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।